हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इग्नू एमए हिंदी लिटरेचर यानी कि एमएचडी प्रोग्राम के लिए पेपर कोड एमएचडी 3 में संकलित उपन्यास धरती धन्ना अपना, जिसके लेखक जगदीश चंद्र हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हम इस उपन्यास को अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें पढ़ लें तो हम अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, आंसर बाकायदा लिख पाएँ। तो उसी दृष्टि से हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। धरती धन्ना अपना, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र और इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। लेखन में यह जगदीश चंद्र का पहला और प्रकाशन में दूसरा उपन्यास है। यह जगदीश चंद्र के उपन्यास त्रयी में शामिल पहला उपन्यास है, यानी कि 3 उपन्यास हैं जो एक के बाद एक प्रकाशित हुए और इसमें कथा जो है वो पैरेलल चलती है। तो पहला उपन्यास इसमें जो है वो धरती धन्ना अपना है, दूसरा नरक कुंड में बास जिसका प्रकाशन 1993 में हुआ और तीसरा जमीन अपनी तो थी। तो ये 3 उपन्यास त्रयी कहलाते हैं इनके, जगदीश चंद्र के जो है। अब इसके बाद आते हैं दलित जीवन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास यह है हमारा, और घटना क्षेत्र इसका पंजाब का दोआब है जो होशियारपुर जिले के घोड़ेवाड़ा गांव में घटित होता है, यानी कि इसमें आंचलिकता देखने को मिलती है। एक प्रकार से आंचलिक उपन्यास है। विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं उपन्यास का प्रारंभ। काली के 6 वर्ष बाद अपने गांव घोड़ेवाहा वापस लौटने पर इस उपन्यास का प्रारंभ होता है। काली 6 वर्ष पश्चात कानपुर से अपने गांव लौटता है। कानपुर शहर चला गया रहता है वो 6 वर्ष पहले कमाने के लिए, और अब वह वापस आता है तो गांव के कुत्ते, गली के कुत्ते जो होते हैं उसका भौंक कर स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपन्यास के प्रारंभ में ही आसपास की परिस्थिति, पर्यावरण का वर्णन, चमादड़ी मोहल्ले का वर्णन जगदीश चंद्र ने कर दिया है कि वहाँ पे चारों तरफ बास आ रही है, बदबू आ रही है, गोबर खाद, और इधर गलियां गंदी पड़ी हुई हैं, ऐसा वहाँ पे चित्रण जगदीश चंद्र ने किया है। और जो हमारा प्रमुख पात्र है उपन्यास का काली, उसका इस गांव में, घोड़ेवाहा गांव में सिर्फ और सिर्फ अब एक ही संबंधी बचा है, जो है उसकी चाची प्रतापी, जिससे मिलने वह 4 साल बाद लौटता है और उसको यह भी पता नहीं है वह जीवित है या नहीं। चमारों के मोहल्ले में एक कोठा अब तक पक्का नहीं बना है। सारे घर जितने हैं सारे कच्चे हैं, कोई भी घर अभी तक पक्का नहीं बन सका है। इसके पीछे का कारण है चौधरियों की वर्चस्ववादी नीति और उनका सामाजिक परिदृश्य, धार्मिक परिदृश्य, सब पर आगे चर्चा करेंगे। काली मजूरी करके कुछ कमाई करके लौटा है कानपुर से, तो लोग उसे, गांव के लोग उसे बाबू कालीदास कहकर बुलाते हैं। गांव की ज़मीनों के मालिक चौधरी हैं, इसीलिए जो गांव के चमार हैं, चमादड़ी मोहल्ला है, वहाँ पे वो लोग अपना पक्का मकान नहीं बनवा सकते बिना चौधरियों की अनुमति के। और चौधरी अनुमति क्यों देंगे पक्का मकान बनवाने की, या उनके जो है साख के खिलाफ हो जाएगा। पात्रों की बात करें तो इनमें प्रमुख पात्र हमें देखने को मिलते हैं जो वो हैं काली, ज्ञानो, चौधरी हरनाम सिंह, जीतू। चौधरी हरनाम सिंह अपनी फसल खराब होने के शक में जीतू को पीटता भी है। डॉक्टर बिशन दास और टहल सिंह, ये दोनों कामरेड हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। पादरी यचिंद्र राम भी है जो कि ईसाई है। छज्जू शाह है जो काली से रुपए ऐंठता है, यह कहकर कि तुम्हारे चाचा ने मुझसे लिया था। महाजन है और यह चौधरियों को भी कर्ज देता है और चमारों को भी, आम ग्रामीणों को भी कर्ज देता है। काली घर बनाने की सलाह इससे मांगता है तो यह उसको अवगत करा देता है कि जिस जमीन पे तुम लोग रह रहे हो यह तुम्हारी नहीं है, यह सामलात की जमीन है। अगला पात्र जो है हमारा इसमें वो है नंद सिंह। नंद सिंह पहले सिख बनता है फिर ईसाई। वह अपना धर्म परिवर्तन करता है, पहले चमार रहता है फिर सिख बनता है और फिर ईसाई बनता है, लेकिन फिर भी उसे सामाजिक समानता और इज्जत और गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिलता, जिसकी चाह में वह ईसाई और सिख
बनता है, अपना धर्म बार बार बदलता है। उसे अंत में हम पाते हैं कि उसे भी चमार कुत्ता कहकर ही संबोधित किया जाता है। वह पेशे से जूता बनाता है, किसी के यहाँ बेगारी नहीं करता, कोई मजदूरी नहीं करता, फिर भी उसकी कोई भी वही वैल्यू है जो अन्य चमारों की है, उस अन्य दलित लोगों की है वहाँ पे। अगले पात्र हैं हलदेव। हलदेव कबड्डी के खेल में काली का कूल्हा तोड़ देता है, ये वही वाला पात्र है। काली की चाची प्रतापी हैं, जो झाड़ फूक के चक्कर में मर जाती हैं, कि जब बीमार होती हैं तो काली उनकी झाड़ फूक का इलाज कराने लगता है, शहर ले जाकर इलाज नहीं कराता। तो यहाँ अंधविश्वास भी अपने को देखने को मिलता है। तो इसके कारण प्रतापी चाची का देहांत हो जाता है। लालू पहलवान है। जब प्रतापी चाची अर्थात जो काली है उसकी चाची मर जाती है और उसके शोक सभा में आई कोई स्त्री पैसे और गहने चुरा ले जाती है, तब लालू पहलवान के यहाँ ही काली नौकरी करता है, वहाँ पे मजदूरी करता है। गांव में बाढ़ का वर्णन किया गया है इसकी कथा में, जहाँ प्राकृतिक आपदा का सामना जो है सभी ग्रामीण मिलकर साथ में करते हैं। चौधरियों के खेतों को बचाने के लिए दलित बेगार नहीं करना चाहते और ठान लेते हैं कि हम बेगार नहीं करेंगे, जबकि चौधरी हमेशा की तरह इस बात भी चाहते थे कि जो दलित हैं वो हमारे खेतों में बेगार करें, हमारी मेड़े सही करें, बांध बनाएं। तो जब संघर्ष कर देते हैं, विरोध करते हैं दलित, तब चौधरियों द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, उन्हें मजदूरी काम कुछ नहीं दिया जाता, जिससे उनके घर की हालत खराब हो जाती है। फिर भी किसी तरह कुछ दिन तक यह संघर्ष चलता है। इस दौरान, संघर्ष के दौरान पादरी अचिंतराम उन्हें मदद का भरोसा भी देता है, लेकिन उसकी शर्त है कि पहले तुम लोगों को ईसाई बनना पड़ेगा। और डॉक्टर बिशन दास व कामरेड टहल सिंह आते हैं, ये भी सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ भाषण के माध्यम से, कोई मदद नहीं करते। उन लोगों को उस समय ज़रूरत थी राशन की, खाने की, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता, सिर्फ भाषण देकर चले जाते हैं। धर्म परिवर्तन का जो है की शर्त रख जाते हैं, इसी तरीके का तमाम बहाने देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई वास्तविकता में मदद करने के लिए सामने नहीं आता। अंततः 15 दिन तक संघर्ष के बाद जो है दलितों को समझौता कर लेना पड़ता है। चौधरियों की शर्त दलितों को मान लेनी पड़ती है और दलित चौधरियों की शर्त मान लेते हैं, किंतु उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ये काली और ज्ञानों के और जो कुछ प्रमुख पात्र हैं उनकी वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, कि जो है उनको आधे दिन की दिहाड़ी तय हो गई कि चलो आधे दिन की दिहाड़ी मिलेगी, लेकिन काम पूरा दिन करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं तो हमें दलित जीवन के विभिन्न आयाम, विभिन्न पहलू देखने को मिलते हैं। तो उपन्यास में होशियारपुर जिले के घोड़ेवाड़ा गांव के चमारों की दीन दशा का वर्णन अपने को देखने को मिलता है। इसके जो विभिन्न आयाम हैं दलित जीवन के, उसमें आर्थिक आयाम है, सामाजिक आयाम है और धार्मिक है और सांस्कृतिक है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्थिक पहलू पर। आर्थिक पहलू, ग्रामीणों की यानी कि दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सभी ग्रामीणों की नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे चौधरी भी है और अन्य जातियाँ भी हैं, पंडित भी है। तो वहाँ पे जो दयनीय स्थिति है वो सिर्फ दलितों की है। रोजी रोटी के लिए जितने भी दलित हैं सब मजदूरी करते हैं, बेगारी करते हैं और चौधरियों पर पूरी तरह से निर्भर है। यहाँ सिर्फ हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जो अपने व्यवसाय में लगा हुआ, जूते बनाने का व्यवसाय करता है, वह है नंद सिंह। फिर भी उसे चमार कुत्ता ही कहा जाता है। दलितों की अपनी ज़मीन तक नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास इतनी ज़मीन भी नहीं कि वे उस पर अपना घर बना सकें। वे जहाँ रहते हैं वो सामलात की ज़मीन है, अर्थात संपूर्ण गांव की ज़मीन है, उसी पर उन्हें जगह दी गई है और वो रहते हैं। सज्जू शाह है, जो काली से कहता है कि जिस ज़मीन पर तुम घर बनाना चाहते हो वह घर और वह ज़मीन और पूरा चमादड़ी मोहल्ले की ज़मीन मौरूसी है, अर्थात सामलात की है। दलितों की दीन आर्थिक स्थिति के जिम्मेदार जितने चौधरी हैं उतना ही सज्जू शाह भी है, क्योंकि वह उन्हें ऋण देता है और फिर उसी ऋण जाल में फंसाए रखता है। सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू के बाद आते हैं सामाजिक पहलू पर। सामाजिक पहलू की बात करें तो
जाति पाति भेदभाव अपने चरम स्तर पर देखने को मिलता है। चमारों को कोई छूता तक नहीं, और नंद सिंह को कुत्ता चमार कहा ही जाता है, हमने पहले ही चर्चा कर ली। काली को कोई छूता नहीं है। संता सिंह जो कि मिस्त्री है, उसका घर बनाने के लिए आया हुआ है। भट्टे का जो मुंशी है, वह भी कोई भी उसे छूता नहीं। यहाँ तक कि सज्जू साजू उससे पैसे हटता है और बाबू कालिदास कहकर चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन वह भी उसे सिगरेट देते टाइम दूर से फेंक कर देता है कि इस चमार से मैं छू ना जाऊं। तो सामाजिक पहलू यहाँ पे इस तरीके से उजागर हो रहा है। काली और ज्ञानों का प्रेम भी साकार नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसी सामाजिक पहलू की वजह से। जबकि दोनों अलग गोत्र के हैं, फिर भी उनका विवाह नहीं होने दिया जाता। अंत में अपने को देखने को मिलता है कि ज्ञानों की हत्या कर दी जाती है, उसे जहर दे दिया जाता है, और काली भी हार मान लेता है और वापस शहर की ओर लौट जाता है। धार्मिक पहलू की बात करें तो नंद सिंह पहले सिख बनता है, फिर ईसाई बनता है। इस प्रकार वह गरिमापूर्ण जीवन के लिए अपना धर्म बदलता रहता है, किंतु स्थिति उसकी वही की वही बनी रहती। पादरी अचिंत राम है जो कि ईसाई है। मार्क्सवादी बिशन दास वह टहल सिंह है। गांव के पंडित संत राम दलितों की स्त्रियों पर नजर जमाए हुए हैं, अर्थात जितना भी ये चौधरी वर्ग है, पंडित हैं, ये सभी दलितों की स्त्रियों का शोषण करते हैं, लेकिन उनके हाथ का नहीं लेना चाहते, कुछ उन्हें छूना नहीं चाहते, और उन्हें अपने कुएं पर पानी नहीं भरने देना चाहते। जब बाढ़ की स्थिति आती है तो दलित स्त्रियां चाहती हैं कि पंडित के कुएं से पानी मिल जाए, क्योंकि दलितों का जो कुआं था वो निचली जगह पर था और बाढ़ के पानी से डूब गया था। तो स्त्रियां वहां पानी लेने के लिए जाती हैं, लेकिन पंडित संतराम उन्हें भगा देता है, पानी नहीं भरने देता। अब आगे बात करें हम, इससे पहले एक जरूरी बात, इस पूरे MSD 3 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कि उतना पढ़ लेंगे आप लोग तो बेहतर तरीके से एग्ज़ाम अपना पेपर लिख पाएंगे। तो उस तरीके से मैंने सारा सिलेबस समराइज कर रखा है इसी चैनल पर। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और मैं प्लेलिस्ट भी ऐड करा दूंगा इस पूरे पेपर से रिलेटेड, जिसमें MSD 2, MSD 3, MSD 4 एंड MSD 6 1, 2, 3, 4, 5 सारा जो है उसमें है, सारे वीडियोज उसमें पड़े हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें से MSD 2, MSD 3, MSD 4 एंड MSD 6 से रिलेटेड वीडियोज देखने, क्योंकि ये आपका MFA फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग प्रमुख चरित्रों पर, जिसमें हम काली और ज्ञानों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अन्य पात्रों को भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। जैसे काली जो है यह माखे का पुत्र है, जो कि पहलवान था। 6 वर्ष पहले काली घर से भाग गया रहता है, और 6 वर्ष बाद वापस लौटता है, और घर में उसकी सिर्फ एक अकेली प्रतापी चाची रहती है, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था, क्योंकि उसके पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। उसके चाचा का भी देहांत हो गया था, माँ का भी देहांत हो चुका था। तो चाची प्रतापी और काली ही घर में बचे थे, और उससे अपनी चाची से काली को विशेष स्नेह भी रहता है, जिसकी वजह से वह 6 वर्ष बाद गांव लौटता है और इतनी सारी त्रासदी झेलता है गांव में, जिसका वर्णन हमने पीछे किया। उसका दोस्त है जीतू। जब वह गांव लौट कर आता है काली, तो जीतू उससे कहता है फिर इस नर्क में क्यों आ गए, क्योंकि उसे इस नर्क की अच्छी खासी जानकारी है, और ऐसा नहीं है काली अनभिज्ञ, लेकिन वह लौटता है। क्यों लौटता है? क्योंकि अब उसे भी जो है गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, उसे एक बेहतरीन जीवन चाहिए, जो कि अन्य लोगों की बराबरी में रहता हो, अर्थात बराबरी देता हो, समानता देता हो। तो वह घर बनवाने की इच्छा प्रकट करता है, पक्का मकान बनवाने की, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वह कमा कर आया है। लेकिन उसके मकान को बनने नहीं दिया जाता। सज्जू शाह जो है अपना मत प्रकट करता है, और चौधरी आकर रोक देते हैं। तो इस प्रकार उसका मकान बन नहीं पाता, दीवारें उठती हैं लेकिन छत नहीं पड़ पाती।
उसी दौरान उसकी चाची की मृत्यु हो जाती है और उसका ज्ञानों से प्रेम संबंध होने के कारण ज्ञानों की भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। हरदेव कबड्डी में काली का कूल्हा तोड़ देता है, वह बिस्तर पर है। इसी दौरान वह ज्ञानों के संपर्क में आता है, ज़्यादा उसके क्लोज आता है और उन दोनों में संबंध स्थापित होता है, प्रेम उनका बढ़ता है। तो जिसका अंत होता है कि उसे ज्ञानों को संखिया नामक जहर देकर उसकी माता और भाई के द्वारा मार दिया जाता है। काली एक संघर्षशील व्यक्ति है और संयमशील भी है, क्योंकि वह बाढ़ के दौरान 15 दिनों के संघर्ष में जब प्रीतो के बच्चे, प्रीतो भी दलित है, उसके बच्चे जब भूख से मर रहे थे, उसकी पड़ोसी है काली की, तो काली ने क्या किया, उसने अपना अनाज उठाकर प्रीतो को दे दिया कि लो तुम अपने बच्चों को खिलाओ। और आंदोलन के समय उसकी संघर्षशीलता दिखती है, वह बराबर संघर्ष करता है अपने अधिकार के लिए, उसमें जीवन की ललक है। क्यों वह इससे प्रकट होती है कि वह घर बनवाना चाहता है, वापस लौटता है और ज्ञानों से शादी कर विवाह करना चाहता है और फिर उसके बाद आगे का जीवन यापन करना चाहता है। किंतु तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सामंतवादी प्रकृति ने ऐसा कुछ संभव नहीं होने दिया, उसका जीवन एक त्रासदी बनकर रह जाता है। ज्ञानों अगली प्रमुख पात्र है, जो दूसरा प्रमुख पात्र है हमारा इस उपन्यास में, वो ज्ञानों है। ज्ञानों जस्सो की बेटी है और मंगू की बहन है। मंगू और ज्ञानों दोनों एक ही घर के हैं, लेकिन दोनों का कैरेक्टर जो है, दोनों की विशेषताएं जो है बिल्कुल भिन्न है। जहां मंगू चौधरियों की चापलूसी करता है, वहीं ज्ञानों जन्मजात विद्रोही किस्म की है। वह संवेदनशील भी है। जब मंगू की पिटाई चौधरी हरनाम सिंह द्वारा कर दी जाती है, इस शक में कि उसकी वजह से उसकी फसल नष्ट हुई है, तब ज्ञानों उसकी देखभाल करती है और उसका बराबर उसकी सेवा पानी करती है। उसके बाद काली जब बिस्तर पर होता है, हरदेव सिंह जब उसका कूल्हा तोड़ दिया होता है, तो काली बिस्तर पर होता है, उस दौरान वह काली का भी ख्याल रखती है। वह एक दृढ़ चरित्र है जो हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। किसी चौधरी की मजाल नहीं है कि उसे छेड़ दे या तंग करे, जबकि चौधरी जो है दलितों की स्त्रियों पर अपनी निगाह गड़ाए रहते हैं, लेकिन किसी भी चौधरी की या किसी भी जो है उच्च वर्ग के व्यक्ति की मजाल नहीं है कि वह ज्ञानों को छेड़ दे या उसे तंग कर दे। काली से संबंध और प्रेम की परिणति क्या मिलता है उसे, प्रेम करने का जो कि तत्कालीन समाज था, उसमें प्रेम का परिणाम क्या निकलता है, वह हमें देखने को मिलता है कि उसे उसकी माँ और उसके भाई मंगू द्वारा ही संखिया नामक जहर देकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे ज्ञानों और काली का चरित्र चित्रण देखा। इसके बाद अन्य पात्रों में बात करें तो नंद सिंह है, जो अपने आत्मसम्मान के प्रति जो है स्वाभिमानी चरित्र का है। वह मजदूरी के लिए चौधरियों पर निर्भर नहीं, फिर भी चौधरी उसे चमार कुत्ता ही कहकर अपमानित करते हैं। वह जाति व्यवस्था के दंभ से पीड़ित होकर क्या करता है, पहले सिख बनता है, फिर ईसाई बनता है, अपना धर्म परिवर्तन करता है, फिर भी उसका जो जीवन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वह सब वैसा का वैसा ही बना रहता है। और अगली पात्र है इसमें काली की चाची प्रतापी, जो साधारण लेकिन दुख झेली हुई स्थिति है, क्योंकि जो दलित है वो हमेशा दुख और कष्ट में ही रहा है, उसकी दशा हमेशा दीन ही नहीं रही है। उसका कोई अपना बेटा नहीं है, वह काली को ही अपने पुत्र की तरह पालती है बचपन से ही और उससे अपार स्नेह है उसे। और वह जो कि चाची प्रतापी है, वह सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाली है। जब काली आता है कानपुर से, तो वह दहलीज लांघने से पहले वो क्या करती है कि अपनी जो डिब्बिया है तेल की, उसको लेके आती है और उसके सिर से तेल गिराती है, भले उसमें एक भी बूंद तेल ना हो। तो इस प्रकार नंद सिंह, प्रतापी चाची और चौधरियों का तो चरित्र चित्रण वही है कि उन्होंने जो है वो अपने जातिगत दंभ में ही खोए हुए हैं और दलितों की स्त्रियों का जो है शोषण करना चाहते हैं।
और इसके बाद आगे बात करें तो इसमें आंचलिक पहलू की बात कर लें इस उपन्यास में, तो आंचलिक पहलू यहीं पे देखने को मिल जाता है कि यह उपन्यास दलितों के जीवन पर केंद्रित है और पंजाब के दोआब क्षेत्र में होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा नामक स्थान पर घटित होता है, जो कि एक विशेष स्थान है, विशिष्ट स्थान है। वहाँ से बाहर इसकी घटनाएं नहीं जाती हैं। होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा गांव से बाहर इसकी घटनाएं नहीं जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ये आंचलिकता का लक्षण प्रस्तुत करता है। अंचल विशेष की संस्कृति भी इसमें अपने को देखने को मिलती है। जैसे काली की चाची प्रतापी उसे बिना दरों का तेल चुए घर में दाखिल नहीं होने देती है, वहाँ की स्थानीय संस्कृति का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात परिपक्वता के साथ अपने पेपर में रखेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने चर्चा कर ली विस्तार से कि इतने में से आप अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर अब धरती धन ना अपना से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे पिछले वर्षों में पूछा गया था कि धरती धन ना अपना में दलित जीवन के पहलुओं को उजागर कीजिए, तो इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि दलित जीवन की व्यापक त्रासदी आपने वहाँ पे देखी, सारे पहलुओं को देखा, आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, धार्मिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, सब कुछ आपने वहाँ पे पीछे देखा। अब आगे दलित जीवन की त्रासदी क्या रही वो भी आपने यहाँ पे उपन्यास में देखा। ठीक है, आगे ज्ञानों का चरित्र चित्रण, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। काली का चरित्र चित्रण करने को आ जाए तब भी आप कर सकते हैं। धरती धन्ना अपना में अपना के कथ्य पर विचार करने को कहा जाए तब भी आप कर लेंगे। यह क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। काली का चरित्र चित्रण 2021 में पूछा था। तो इस प्रकार आप इस उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आप लोग कर पाएंगे। और प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर ना कर पाइएगा तो कम से कम कमेंट तो करिएगा ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।